हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है जब उसमें कहीं भी कट लग जाता है हमारी बॉडी में या कहीं भी कुछ चोट लग जाती है तो खून निकलता है। अब वो खून अपने आप जम कैसे जाता है, अपने आप रुक कैसे जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लोटिंग। क्लोट कैसे हो जाता है, बंद कैसे हो जाता है, उसका जो पूरा मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म हम यहाँ पर आज समझेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ चल रही है, स्पेशली बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम स्टूडेंट्स। एनाटमी हम कवर कर चुके हैं, फिजियोलॉजी पे हम आ चुके हैं। ठीक है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट्स ऑल्सो नोन एज कोआगुलेशन, इसे हम कोआगुलेशन भी कहते हैं ब्लड के क्लोट को बनने को। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स और टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। और बहुत ही रेगुलेटेड है, यानी कि जो है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नाउ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ब्लड क्लोटिंग का पहला सबसे मेन पर्पस क्या होता है, खून के रुकने का, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। कभी आपने देखा है कि किसी के कट लग गया हो, किसी हेल्दी इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, कि कट लग गया और खून बहे जा रहा बहे जा रहा है बहे जा रहा है, कि वो इंसान छोटे से कट की वजह से उसकी डेथ हो गई। नहीं होता इतना जनरली। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड क्लोट हो जाता है। अगर ब्लड क्लोट नहीं होगा तो खून तो बहता ही रहेगा, वहाँ से बहता ही रहेगा। आप कितना भी टेप लगा लो, कुछ भी लगा लो, जब तक बॉडी खुद से उसे हील नहीं करेगी तो वो खून नहीं रुकेगा। तो जो खुद से हील करने का उसका मैकेनिज्म होता है उसे हम ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। नाउ हियर इज़ एन ओवरव्यू समझते हैं क्या है ना, पूरा सीन क्या है इसका। पूरे 10 स्टेप्स हैं इसके, 10 के 10 स्टेप है। बहुत ईजी है, बहुत ईजीली समझ आएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, जब भी कहीं चोट लगती है, कहीं भी हमारी कोई छोटी सी ब्लड वेसल्स होती है, इंजर हो जाती है ना, तो क्या होता है, खून निकलता है। अब जहाँ पर चोट लगी है उस जगह सबसे पहला स्टेप होता है जो हमारा बॉडी के अंदर होता है, वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो मतलब क्या होता है, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस वर्ड को आप अगर तोड़ के देखो तो वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स एंड कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, मतलब कि नैरो हो जाना। यानी कि एक पाइप देखा है आपने, पाइप में से पानी फ्लो होता है, लेकिन अगर उस पाइप को आप बीच में से क्या करें, दबा दें, है ना, रबड़ का पाइप है, उसको आपने बीच में से दबा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ब्लड जो वाटर फ्लो हो रहा था वो फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जो ब्लड वेसल है वो खुद से ही थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, अपना डायमीटर कम कर लेगी। When a blood vessel is injured, the immediate response is vasoconstriction, which is narrowing of blood vessel to minimize the blood loss, ताकि कम से कम खून जो है बहे, बॉडी से बाहर निकले। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा स्टेप प्लेटलेट एडहेशन। कहने का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स इन द ब्लड दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्लॉट फॉर्मेशन। प्लेटलेट क्या है, एक सेल का ही पार्ट है जो कि ब्लड की सेल होती है, उन्हीं की तरह होता है। जैसे हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ऐसी हमारी प्लेटलेट भी होती हैं। तो प्लेटलेट आपने सुना भी होगा, डेंगू के पेशेंट्स को चढ़ाई जाती है, तो वो अलग बात है। तो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट्स है जो कि ब्लड का ही एक पार्ट है, जो काम क्या करती है, क्लॉट फॉर्मेशन में काम करती है। नाउ वेयर देयर्स एन इंजरी, प्लेटलेट एडहेर टू द एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स इन द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। कहने का मतलब ये है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है, जहाँ से भी कट लगा है, जहाँ भी चोट लगी है, वहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटलेट्स उस कट पे जाके चिपक जाएंगी। वहाँ पर हमारे जो आर्टरीज होती हैं, हमारे जो वीन्स होती हैं, है ना, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, कैपिलरीज भी होती हैं छोटी छोटी। तो जो भी चीज़ें होती हैं इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा फाइबर होता है ना। वो फाइबर क्या करता है, कोलेजन फाइबर बोलते हैं उसे। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, जहाँ पे भी कट लगेगा ना, उस कोलेजन फाइबर के साथ जाके चिपक जाएंगी। तो कोलेजन फाइबर को आप धागे की तरह समझ सकते हो, फाइबर है ना, धागे जैसा शेप होता है, तो उसकी तरह समझ सकते हो। अब जाला बन जाता है और प्लेटलेट्स जाकर वहाँ पर चिपक जाएंगी जहाँ भी चोट लगी है। तीसरा हमारा स्टेप होता है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। जैसे ही वो जाके चिपकेंगी ना फाइबर के साथ, कोलेजन फाइबर के साथ, अपॉन एडहेशन, एडहेशन मतलब चिपकना। ठीक है, तो अपॉन एडहेशन प्लेटलेट्स रिलीज वेरियस सब्सटेंसेस। जैसे ही चिपकेगी कुछ सब्सटेंसेस निकालेगी दैट मेक नियर बाई प्लेटलेट्स स्टिकी, है ना, प्रोमोटिंग देयर एग्रीगेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। कहने का मतलब ये है, जहाँ भी चोट लगी थी सबसे पहले क्या हुआ था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, यानी कि नैरो हो गई थी वो ब्लड वेसल। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ भी कट लगा है वहाँ पर हमारे कोलेजन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब कोलेजन फाइबर निकल जाते हैं वहाँ से।
तो कोलेजन फाइबर जो थे धागे से जो थे, प्लेटलेट वहाँ जाकर चिपक जाएगा, जहाँ चोट लगी थी उस जगह जाकर चिपक जाएगा। और प्लेटलेट क्या करेगा, चिपकने के बाद एक रिएक्शन होगी उनके आपस में, जो उस रिएक्शन के बाद क्या होगा, कुछ एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होगा। वो स्टिकी सब्सटेंस क्या करता है, जो बाकी प्लेटलेट्स है ना उनको जोड़ के रखता है। क्योंकि अगर सिंगल छोटी सी प्लेटलेट को अगर आप देखो, अगर वो रहेगी वहाँ पर तो वो तो खून के साथ बाहर आ जाएगी ना। तो जैसे ही प्लेटलेट्स जाती है ना, एक साथ जाके चिपकती हैं और फटाफट से एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं। अब उसका निकलना, खून के साथ बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि वो चिपक गया है, गुच्छा बन गया उनका। चौथा फेज़ क्या होता है, चौथा फेज़ होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि जो स्टिकी प्लेटलेट्स हैं अदर टू द ईच अदर फॉर्मिंग अ प्लग दैट कवर्स ब्रीच इन द ब्लड वेसल। देखो सपोज करो ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, यहाँ ये जो ओपनिंग है यहाँ पे हमारा कट लगा हुआ था। अब यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स यानी कि कुछ इस तरीके से धागे हैं, ये मैंने डॉट बना दिया है, धागे समझ लेने ने। तो ये कुछ धागे से थे जो एक्सपोज हो गए थे। अब यहाँ पर हमारी ये प्लेटलेट्स हैं, छोटी छोटी प्लेटलेट्स आती हैं, ये तो मैंने काफ़ी बड़ी बना दी, बहुत छोटी छोटी प्लेटलेट्स होती है। वो क्या करेंगी, यहाँ पर आके चिपक जाएंगी, इस तरीके से चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होगा और ये स्टिकी सब्सटेंस मिलके एक प्लग बना देगा, फॉर्मिंग अ प्लग दैट कवर्स। अब इसने क्या कर दिया, इस प्लग ने कवर कर लिया इस एरिया को, टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए इस एरिया को कवर कर लिया है, ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो जाए, ठीक है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया। पांचवा फेज क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग। मैंने बताया टेम्परेरीली एक प्लग बन जाता है जो हेल्प करेगा सील करने में, ये जो ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे, उसको सील करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। छठा फेज क्या होता है, छठा फेज इज कोआगुलेशन फेज। देखो साइमल्टेनियसली अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन नोन एज कोआगुलेशन कैस्केड एक्टिवेटेड। तो देखो जहाँ पर प्लेटलेट्स हमारी जिस टाइम पे एग्रीगेट हो रही थी, कट लगने के बाद प्लेटलेट्स आई, आपस में जुड़ी, एक म्यूकस सब्सटेंस निकाला, स्टिकी सब्सटेंस निकाला, है ना, प्लेटलेट का एडहेशन हुआ। तो जब ये सब हो रहा था ना, इसी के साथ साथ कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रही थी बॉडी में, ठीक है। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम कोआगुलेशन कैस्केड बोलते हैं। इस कैस्केड के अंदर क्या होता है, दिस कैस्केड इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कोआगुलेटिंग फैक्टर्स that are present in the blood plasma. These factors designated by Roman number and are activated subsequently. तो ये जो रिएक्शन हो रही थी ना, बायोकेमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हम इन्हें बोलते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये प्रोटीन या फिर ये जो फैक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं फटाफट से। साथ के साथ वो उधर एक्टिवेशन हो रहा है, यहाँ पर प्लेटलेट आपस में चिपक रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है जिसका नाम है कोआगुलेशन कैस्केड। इस पूरी कोआगुलेशन कैस्केड में क्या होता है कि कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। और उनको हम रोमन नंबर से डिफाइन करते हैं, 1 to 10, 1 to 12, 13 है यहाँ पे। तो 1 to 13 हमारे पास 13 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे टोटल 13 प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्लोटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। ओके, तो ये हुआ, साथ के साथ ये एक्टिवेट हुआ। अगला फेज हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन मैश। कहने का मतलब ये है कि कोआगुलेशन कैस्केड जो हुआ था, जो ये बायोकेमिकल रिएक्शन हुई थी, इसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन थ्रेड। ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही थी बॉडी में, इसकी वजह से क्या होता है, फिब्रिनोजन नाम का एक सब्सटेंस होता है ना, फिब्रिनोजन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि एक प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। बस इस तरीके से समझ लो कि फिब्रिनोजिन जो था ना, फिब्रिनोजिन ब्लड के अंदर ही घूम रहा था, है ना, साथ के साथ, बट ये था इनएक्टिव, सोया हुआ था, बिल्कुल सोया हुआ था। अब बायोकेमिकल रिएक्शन हुई, चोट वोट लगी, उसके बाद कोआगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हुआ। कोआगुलेशन कैस्केड यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन हुई, ये वाली बायोकेमिकल रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हुए, क्लोटिंग फैक्टर जिन्हें कहते हैं। अब इन फैक्टर्स ने मिलकर क्या किया ना, फिब्रिनोजिन जो कि सो रहा था, इसको जगा दिया। अब जैसे ये जग के क्या बन गया, फिब्रिन बन गया। इसे सिंपल भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फिब्रिनोजिन जो था ना, जो कोआगुलेशन प्रोसेस हुआ था, फिब्रिनोजिन उसमें कन्वर्ट हो गया फिब्रिन में, तो फिब्रिन के धागे बन गए, है ना। अब ये फिब्रिन के धागे या थ्रेड्स क्या करेंगे, वीव थ्रू द प्लेटलेट प्लग। जो प्लेटलेट का प्लग बना था, है ना, जो प्लेटलेट्स आकर जुड़ गई थी, एक प्लग बना था, ये धागे उस प्लेटलेट के प्लग में जाकर ना एक तरह से उसे वो कर देंगे, सिल देंगे। वीव मतलब सिलना,
तो उसे सिल देंगे। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से समझ लो फिब्रिन एक धागा है, जो प्लेटलेट का प्लग है ना, उस प्लेटलेट के प्लग को ये धागा आपस में बुन देगा और उस जगह को क्लोज कर देगा परमानेंटली। भाई प्लेटलेट ने तो आके टेम्परेरीली आके अटक गए थे वहाँ पे, लेकिन फिब्रिन ने क्या किया, फिब्रिन ने धागा बना दिया उसके ऊपर, और उसकी वजह से क्या हुआ, परमानेंटली एक क्लोट बन गया वहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी उस क्लोट में, साथ ही स्टेबल हो जाएगा वो, और ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा, ताकि ब्लड क्लोट बन जाए और ब्लड लॉस ना हो। अब हमारा 8th फेज में क्या होता है, क्लोट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर। आफ्टर क्लोट इज फॉर्म, जैसे क्लोट बना, भाई धागों ने आके क्लोट बना दिया, परमानेंटली एक क्लोट बन गया है, प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो प्लेटलेट्स थी ना वहाँ पर चिपकी हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो सिकुड़ने लग जाएंगी। जैसी वो सिकुड़ेंगी ना, तो पुलिंग द टॉर्न एरियाज ऑफ द ब्लड वेसल, तो जो ब्लड वेसल था उसके जो टूटे हुए एरियाज थे जहाँ पर कट लगा था, वो कट लगे हुए एरिया आपस में पास आने लगेंगे, क्योंकि प्लेटलेट सिकुड़ने लगे हैं, तो प्लेटलेट्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जहाँ भी चोट लगी थी वहाँ पर हमारा एरिया जो था वो एरिया क्लोज आने लगेगा आपस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोट रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपस में पास आना एक तरीके से। तो जो हमारा स्किन का कट एंड था, जहाँ पर कटा हुआ था, वो दोनों एंड आपस में पास आने लगेंगे जहाँ पर भी चोट लगी थी वहाँ। तो दिस हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। ओके, नाउ 9th हमारा स्टेप आता है क्लोट रिमूवल एंड रिपेयर। इसमें क्या होता है, ओवर टाइम द क्लोट इज डिजोल्व थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिस। अब देखो, क्लोट रिमूवल नाम से पता चल रहा है, क्लोट जो बना था उसे हटाया जाएगा, एंड रिपेयर, रिपेयर मतलब जो जहाँ चोट लगी थी उस जगह को रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक फिब्रिन का क्लोट बन गया था। भाई फिब्रिन क्या था, धागा था एक, और प्लेटलेट क्या था, प्लेटलेट एक तरह से वहाँ पर एक प्लग बना हुआ था, उस धागे ने उस प्लग को कवर कर लिया था, और एक बहुत टाइम परमानेंट सा एक वो बन गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लोट कहते हैं, है ना। अब वो क्लोट क्या करेगा, क्लोट धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा। क्यों डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगा। अब इस वर्ड को देखो एक बार आप, फिब्रिनोलाइसिस, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करो, फिब्रिन और लाइसिस। फिब्रिन क्या था, फिब्रिन वो था वो जो एक्टिवेट हुआ था धागा, है ना, और लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ देना, है ना। अब क्या था, वो जो धागा बना था ना उसे तोड़ दिया जाएगा। क्यों तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि क्लोट तो रिट्रैक्ट हो गया, क्योंकि जो दोनों एंड थे ना ब्लड वेसल के, वो तो आके आपस में चिपक गए ना अब, क्योंकि प्लेट, यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ था, प्लेटलेट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्लेटलेट आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, पुलिंग द टॉर्न एरियाज, यानी कि जो कटे हुए एरिया थे वो आपस में पास आने लगे थे, और जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोट रिट्रैक्शन। अब वो दोनों एरिया आपस में आके जब जुड़ जाएंगे ना, उस पॉइंट पे फिब्रिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो धागा था धागे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो दोनों एंड थे वो तो हमने आपस में लाके चिपका दिए, तो अब जो धागा बना था, जो क्लोट बना था, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्लोट क्या हुआ, रिमूव हो जाएगा, और वो एरिया रिपेयर करा जाएगा। ठीक है, तो फिब्रिनोलाइसिस हुआ, देन प्लाज्मिन एंड एंजाइम ब्रेक डाउन फिब्रिन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। तो प्लाज्मिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट होता है, और वो क्या करेगा, फिब्रिन को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसकी वजह से क्या होगा, क्लोट जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट फेज। ठीक है, दिस इज एंटी कोआगुलेंट पैथवे। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, एंटी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, एंड कोआगुलेंट का मतलब जो भी कोआगुलेशन की प्रोसेस चल रही थी, क्लोटिंग की प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, अब उसका अपोजिट काम होगा, यानी कि जो क्लोट बना था ना, क्लोट बन गया, स्किन लग गई, अब सब कुछ हो गया, क्लोट भी हटा दिया, क्लोट का रिमूव भी हो गया, अब उसके अगेंस्ट एंटी कोआगुलेंट पैथवे चलेगा। क्यों, साइमल्टेनियसली द बॉडी हैज़ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव क्लोटिंग। क्यों होता है ये, ताकि ज़्यादा क्लोट ना बन जाए। भाई जितनी चोट लगी है उतना ही क्लोट बनना चाहिए, है ना। मान लो एक छोटा सा कट लगा है, उस छोटे से कट पे छोटा सा प्लग बनेगा, छोटा सा प्लग बना, और जैसे ही वो प्लग धीरे धीरे सही होता गया, वो क्लोट सही होता गया, चोट धीरे धीरे सही होती गई, तो जो ब्लड वेसल्स आपस में आके एक दूसरे से वापस जुड़ गए, जब वापस जुड़ गए क्लोट रिमूव कर दिया। अब क्लोट रिमूव कर दिया, लेकिन उसके थोड़े बहुत जो फ्रैगमेंट बचे हैं वो वापस से ग्रो ना हो जाए, एक्सेसिवली ग्रो ना हो जाए, है ना, क्योंकि क्लोटिंग तो हो चुकी, चोट तो ठीक हो गई, तो अब वापस से क्लोट बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो उसको ज़्यादा क्लोट दोबारा से ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी कोआगुलेंट पैथवे चलाया जाता है बॉडी के अंदर, चलता है अपना भी, सब अपना आप हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, तो एंटी कोआगुलेंट पैथवे एक्टिवेट हो जाता है, सच एज प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। दो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं
इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिट करते हैं क्लोट फॉर्मेशन को, मेंटेन करते हैं बैलेंस को और क्लोटिंग के प्रोसेस को। तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई। देखो एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। जिस तरीके से पाइप में से पानी जा रहा होता है, पाइप अगर हम नैरो कर दें तो पानी जाना कम हो जाएगा, पाइप को छोटा कर दें उसका मुंह तो पानी निकलना कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसी तरीके से ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा क्या होता है प्लेटलेट एडेशन, प्लेटलेट आके जुड़ने लग जाती हैं उस चोट पे, उस खुली से ओपनिंग पे, जहाँ भी छेद है वो ओपनिंग है ब्लड वेसल में, ठीक है। तीसरा क्या होगा, प्लेटलेट आपस में जैसे आकर जुड़ेंगी तो एक रिएक्शन रिलीज करेंगी जिसकी वजह से क्या होता है स्टिकी सब्सटेंस एक्टिवेट होता है। चौथा फेज क्या था, प्लेटलेट एग्रीगेट हुए थे, ठीक है, प्लेटलेट आपस में आके जुड़ गए थे, उस स्टिकी सब्सटेंस से मिलने के बाद एक अच्छे से जुड़ गए थे वो। फिर उसके बाद एक प्लग बन गया था, एक प्लेटलेट का प्लग बन चुका था, टेम्परेरी प्लग था, है ना, टेम्परेरी था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था अभी। उसके बाद कोआगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हुआ था साथ ही साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ ही चल रहा होता है, ठीक है। तो उस कैस्केड के बाद क्या एक्टिवेट हुआ, कैस्केड के बाद एक्टिवेट हुआ था हमारा फिब्रिनोजिन, और फिब्रिनोजिन फिर वापस किस में बदल गया था, फिब्रिन में। फिब्रिन क्या तो धागा होता है, अब वो धागा क्या करेगा, उस प्लेटलेट को सिल देगा। जब प्लेटलेट आपस में सिल जाएंगे फिर उसके बाद क्या होगा, को क्लोट रिट्रैक्शन होगा, क्लोट को हटाया जाएगा, रिपेयर करा जाएगा, है ना, और क्लोट को रिमूव किया जाएगा। देन उसके बाद एंटीकोआगुलेंट पैथवे एक्टिवेट होगा ताकि ज़्यादा क्लोटिंग ना हो जाए, जितनी चाहिए उतनी ही क्लोटिंग हो। तो ये 10 फेजेस थे, 10 स्टेप्स थे। नाउ डिसरप्शन इन बैलेंस ऑफ क्लोटिंग एंड एंटीकोआगुलेंट सिस्टम कैन लीड टू वेरियस डिसऑर्डर। अगर इस पूरी क्लोटिंग की प्रोसेस में कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी बैलेंस इधर उधर होता है, तो जो भी डिसऑर्डर्स हमें दिखते हैं वो डिसऑर्डर्स हैं। पहला हमारा डिसऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोम्बोसिस, एक्सेसिव क्लोटिंग, दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। और हेमरेज, जो कि क्या होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, या तो क्लोट बहुत कम बन गया या क्लोट बहुत ज़्यादा बन गया। अगर क्लोट बहुत ज़्यादा बन गया तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, और अगर क्लोट बहुत कम बना है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि हमारा जो सांस का एरिया होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में ब्लड क्लॉट जो होता है वो उसमें आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन समझेंगे। बट एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जिन लोगों ने एंड तक देखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं कवर करा चुका। कोई भी डाउट हो नर्सिंग जोन पे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, मैं नोट्स का PDF दे दूँगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।